तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ बाय सौरव कुमार पर। तो दोस्तों, आपका परीक्षा हुआ है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने एग्ज़ाम दिया है। तो कैसा रहा आप सबका एग्ज़ाम? कमेंट में बताइए मुझे। और हाँ, एग्ज़ाम देते समय आपने जो गलतियाँ की थी, इस एग्ज़ाम को ज़्यादातर बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इसके बारे में लोगों को लगता है कि ये तो फालतू एग्ज़ाम है, ये तो स्कूल का ही एग्ज़ाम है, इसमें क्या पढ़ना, इसकी क्या तैयारी करना। लेकिन दोस्तों, आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और उस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपको अच्छा लगा, एग्ज़ाम में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में बताएं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना इस सेशन को, ठीक है। आपको जो है मैं बीच बीच में तरीके बताऊँगा कि किस तरह से हमें करना है। वो कब हुई थी? तो फ्रांस की महान क्रांति हुई थी दोस्तों, में 1789 में फ्रांस की महान क्रांति हुई थी, ठीक है। जिसकी शुरुआत जो है कहा जाता है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? जिसकी शुरुआत की थी आपको नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ने इसकी शुरुआत की थी। नेपोलियन को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया फ्रांस की क्रांति, जब बात फ्रांस की हो रही है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्रांस, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको फ्रांस का शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? वियना कांग्रेस मतलब कि वियना सम्मेलन, ठीक है। वियना कांग्रेस मतलब वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। तो इसका आयोजन किया गया था आपको 1815 में, ठीक है। इसका आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन बी, 1815, ठीक है। इसी में जो है मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी और नेपोलियन का युग का अंत हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि वियना कांग्रेस कब हुई थी। ध्यान से देखें तो वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो वियना कांग्रेस हुई थी 1815, ठीक है, हुई थी 1815, ठीक है। और कहाँ हुई थी? तो वियना में हुई। वियना कहाँ है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ की राजधानी है वियना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो मैंने आपको बताया कि मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई थी और आपको नेपोलियन का अंत हो गया था, नेपोलियन के युग का। तो इसमें आंसर हो जाएगा मेटरनिख, ऑप्शन सी, ठीक है। मेटरनिख इसका अध्यक्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना आपको किसने? तो यंग इटली की स्थापना की थी मेजनी ने, ठीक है। किसने की थी? मेजनी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, यंग इटली के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है, और वो है यंग यूरोप, ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप। इन दोनों की स्थापना किसने की थी? तो इन दोनों की स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? इन दोनों की स्थापना की थी आपको मेजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है कावुर, ऑप्शन सी, बिस्मार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन सी बिस्मार्क, इसी को श्रेय मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों, इटली के एकीकरण जो हुआ उसका प्रमुख नेता कौन था, ये हमें समझना है। तो ये हो जाएगा आपको प्रमुख नेता पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा मेजनी, कावुर, गैरिबाल्डी, सभी। तो इसमें सभी के सभी प्रमुख नेता थे, ठीक है। मेजनी भी, काउंट काबुर भी, काबुर का जो पूरा नाम था वो क्या था? काउंट काबुर, ये था काउंट काबुर, ठीक है। काउंट काबुर इसका नाम था पूरा, ठीक है, काउंट काबुर। और इसको प्रधानमंत्री बनाया था, आपको इसको प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर इमैनुअल ने, विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल ने इसको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? ऑप्शन बी, बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन बी किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था आपको 1870, ऑप्शन बी, 1870
70 को पूरा हुआ था। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का, तो जर्मनी का इटली के 1 साल बाद, यानी कि कब हो जाएगा? 1871। चलिए, यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? तो यूनान जो देश था वो जो है आपको हुआ था स्वतंत्र तुर्की से। तुर्की है ना, तुर्की में जो है पहले साम्राज्य चलता था, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ऑटोमन। हाँ, तो ऑटोमन साम्राज्य था पहले तुर्की में, ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी तुर्की। तो इसलिए अगर देश का नाम पूछे तो तुर्की से स्वतंत्र हुआ था यूनान, और अगर साम्राज्य की बात कहा जाए तो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था यूनान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 12वें क्वेश्चन पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने में मन लगता है। आपके लिए बहुत तैयारियाँ करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनान की स्वतंत्रता को किस संधि के द्वारा मान्यता मिली थी? यूनान की स्वतंत्रता को किस संधि के द्वारा मान्यता मिली थी? तो वो आंसर इसमें हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एड्रियानोपल की संधि के द्वारा यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। और ये समय कब था? तो समय था आपको 1832, ठीक है। समय कब था? 1832 ईस्वी। चलिए, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आंसर क्या होगा? जो जॉ से मिलता जुलता हो तो होगा ऑप्शन बी, जर्मेनिया। क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्मेनिया, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है तो इसका है मारियान। फ्रांस का हो जाएगा आपको मारियान, ठीक है। चलिए, जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में हुई थी। चलिए, 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन बी। चलिए, फ्रैंकफर्ट का संसद का गठन कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि इसमें हो जाएगा आपको 1871, ठीक है, क्योंकि 1815 में वियना हुआ था, 30 में 30 की क्रांति, 48 में 48 की क्रांति। तो फ्रैंकफर्ट संसद का गठन भी हुआ था 1878 में। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इटली का प्रधानमंत्री कौन था जिसने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। किसको? तो काबूर को। तो यही हुआ काबूर, काउंट काबूर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद पैगंबर किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है किसको कहा जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद का संदेशवाहक। दोस्तों पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगंबर का मतलब हो जाता है संदेशवाहक, ठीक है। जो पैगंबर है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है संदेशवाहक, संदेश, ठीक है, संदेशवाहक। राष्ट्रवाद का पैगंबर मतलब राष्ट्रवाद का संदेशवाहक। किसने राष्ट्रवाद का संदेश दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको मेजनी, ऑप्शन बी। चलिए, जर्मनी का सम्राट 1871 में किसे घोषित किया गया था? हाँ, 1871 के समय में जर्मनी का सम्राट किसको बनाया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है बिस्मार्क नहीं होगा, ठीक है, विलियम प्रथम भी नहीं होगा, एक मिनट, हाँ, इसमें जो है बिस्मार्क तो होगा नहीं, इसमें आपको विलियम प्रथम भी नहीं होगा, इसमें आपको फ्रेडरिक भी नहीं होगा, इसमें आंसर हो जाएगा नेपोलियन थर्ड, ठीक है, नेपोलियन तृतीय को बनाया गया था। उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति की भावना किससे संबंधित है? वाह, तो बताइए आप लोग कि ये क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवाद, ठीक है। ये जो है दिया हुआ, ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं है, बस ये क्या है? ये राष्ट्रवाद का परिभाषा है। ये क्या है? ये राष्ट्रवाद की क्या है? परिभाषा है, ठीक है। ये जो है आपको, ये राष्ट्रवाद की ही क्या है? ये परिभाषा है, ठीक है, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, ठीक है। चलिए, यूरोप के उदय में किस क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव था? कौन सी ऐसी क्रांति थी जिसने यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए, तो दोस्तों मैंने जहाँ तक आपको मैंने पहले ही बताया है कि हर एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के स्मार्ट तरीके को नहीं जानते हैं तो बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है। आपको 1 घंटे के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं और वो 1 घंटा में आप तभी बना सकते हैं अच्छे से जब आपको ये बनाने का पूरा अभ्यास रहेगा, और ये तब आप समझ सकते हैं जब आप लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। इसलिए दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ें, खुद से पढ़ें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर आ जाइए और एक बार देख लीजिए, है ना, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संगठन की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको उस टाइम में बता दिया था जिस समय यंग इटली की बात हुई थी। मैंने बताया था कि यंग यूरोप के संगठन का स्थापना किया था ऑप्शन सी मेजनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? तो मेटरनिक जो है आपको चांसलर था आपको ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि या तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद है तो आप उसको सही में टिक कर दीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप ये ट्राई कीजिए कि कौन कौन इसमें से आंसर नहीं होगा, और तब जाके आपका आंसर सही बन पाएगा, तब जाके आप जो है एक अच्छे सॉल्वर के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट मिला करके लगभग 250 क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ज्ञान पथ बाई सौरव कुमार। जय हिंद। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के चलते ही क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के चलते क्या हुआ? यूनान, जर्मनी, इटली, है ना, ये सभी देश धीरे धीरे करके स्वतंत्र होते गए। हंगरी, ठीक है, ये सारे देश धीरे धीरे करके स्वतंत्र होते गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है।